हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ चार्टर ऑफ 1726। इस चार्टर के बारे में इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडियन लीगल हिस्ट्री में बिकॉज इससे पहले वाला जो टॉपिक है दैट इज़ सेटलमेंट ऑफ सूरत, बॉम्बे एंड मद्रास। इस टॉपिक में हमने देखा है कि सूरत सेटलमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो ऑलरेडी 1726 से काफ़ी पहले ही ख़त्म हो जाता है, बट बॉम्बे एंड मद्रास सेटलमेंट में हमने देखा कि 1726 वाला जो टाइम फेज़ है उस पर आते ही हम लोग स्टोरी को वहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं कि इसका जुडिशियल प्रोसेस या लेजिस्लेटिव सिस्टम कैसा था, उस बारे में हम बात करना स्टॉप करते हैं सेटलमेंट वाले टॉपिक में। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि 1726 वाला जो टाइम फेज़ है उस पर एक चार्टर आया था, इंग्लैंड के क्राउन से एक चार्टर इशू हुआ था एंड उस चार्टर के अकॉर्डिंग 4 प्रोविजंस इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड उस प्रोविज़न का मेन मतलब इस चार्टर का मेन कंसर्न ही ये था कि जो प्रेसिडेंसी टाउन्स है वहाँ पे एक यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम को सेट करना था। सो द चार्टर ऑफ 1726 डील विथ मेयर्स कोड। आपका मतलब ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर में, लीगल हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में मैंने नोटिस किया है इसको आते हुए। सिर्फ अगर ज़रूरी नहीं है कि पूरा 1726 के चार्टर के बारे में ही आपसे पूछा जाए, मे बी मेयर्स कोड ऑफ 1726 के भी क्वेश्चन मतलब ऐसे टॉपिक भी आ सकता है कि राइट अबाउट द मेयर्स कोड और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेयर्स कोड 1726। तो इस पर भी हमें सेम आंसर करना है। So the charter was issued by King George I on September 24, 1726 for establishment of mayor's court to introduce uniform judicial system in the 3 presidencies of Madras, Bombay and Calcutta। यहाँ पे हमने सूरत का नाम इसलिए नहीं लिया बिकॉज सूरत का मैंने बोला अभी कि उसका इम्पोर्टेंस पहले ही ख़त्म हो जाता है एज अ ट्रेडिंग सेंटर। तो ये 3 अभी प्रेसिडेंसी टाउन्स उस टाइम पीरियड के लिए था, दैट वाज बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। इन तीनों प्रेसिडेंसी में एक यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम को सेटअप करने के लिए ये 1726 का जो चार्टर है ये किंग जॉर्ज I ने इशू किया था। रीज़न क्या था? बिफोर 1726 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम्स वर इन 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स रिजल्टिंग इन सर्टेन प्रॉब्लम्स। 1726 से पहले जो जुडिशियल सिस्टम था तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में, हमने स्टडी किया है ऑलरेडी कि तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में एक अलग अलग जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से चलता था। तीनों में अलग तरीके से लेजिस्लेटिव प्रोसेस था, जुडिशियल सिस्टम, कोर्ट का सेटअप हमने देखा। मद्रास में ब्लैक टाउन अलग था फॉर द इंडियंस, वाइट टाउन वाज फॉर द इंग्लिश मैन, इस तरीके से अलग ही पूरा था। एंड कैलकाटा का सिस्टम पूरा अलग था, बॉम्बे में कुछ अलग सिस्टम में चल रहा था। तो इट वॉज़ वेरी कैओटिक। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स जो मेन मकसद था उनका वो भी एक्सपेंशन हुआ। एंड इसकी वजह से क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए और जिम्मेदारी बढ़ गई थी कंपनी के। एंड उस टाइम क्या था कि कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट भी नहीं था जहाँ पे इंटेस्टेड एंड टेस्टामेंट्री सक्सेशन के केसेस डील किया जाए। तो ऐसा कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट भी नहीं था उस टाइम कि ये चीज़ें डिसाइड करने के लिए। तो इस पर भी काफ़ी सारे चेंजेस की ज़रूरत थी। तो 4 मेन प्रोविजंस क्या क्या है 1726 के चार्टर का? मेन 4 प्रोविजंस है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉरपोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेयर्स कोर्ट, जस्टिस ऑफ पीस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन क्रिमिनल मैटर्स एंड लेजिस्लेशन। तो ये जो 4 प्रोविजंस हैं इनमें क्या है, क्या दिया गया था, क्या चीज़ें हैं, वो हम लोग थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉरपोरेशन। द चार्टर provided for the establishment of a corporation in each presidency. Each presidency means Bombay, Bihar and Bombay, Madras and Calcutta के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो it consisted 1 mayor and 9 aldermen. Just noted कि ये aldermen नहीं है, ALDERMEN aldermen है। तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में एक एक करके हर एक प्रेसिडेंसी टाउन में कॉरपोरेशन होगा एंड हर कॉरपोरेशन में एक मेयर एंड 9 एल्डरमैन यानी कि 10 लोग होंगे टोटल। 9 एल्डरमैन में से 7 एल्डरमैन एंड मेयर यानी कि टोटल आउट ऑफ 10 पीपल 8 पीपल विल बी इंग्लिशमैन। तो 8 लोग इंग्लिशमैन होना चाहिए एंड बाकी के 2 एल्डरमैन जो है वो कोई भी नेशनलिटी के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंडियन ही हो। तो आउट ऑफ 10 पीपल 8 पीपल वर टू बी इंग्लिशमैन and other 2 people could be of any nationality.
So the mayor and aldermen for the corporation of each presidency were nominated by the crown for the first time under the charter. तो ये जो 10 लोग हैं फर्स्ट टाइम जो आए थे इंडिया में अपॉइंटेड होके इन द कॉरपोरेशन, वो जो 10 लोग हैं उनको क्राउन ने नॉमिनेट किया था. Later they were to be elected for 1 year by the previous or outgoing mayor and aldermen. मेयर का ऑफिस जो था वो हर साल में चेंज होने वाला था, या फिर जब भी कोई वैकेंसी होने वाला था तो जो आउटगोइंग मेयर एंड एल्डरमैन होते थे उनमें वो चूज़ करके जाते थे या वो इलेक्ट करके जाते थे. एल्डरमैन के पास राइट था दे कुड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्यूरिंग द रेसिडेंस ऑफ द रेस्पेक्टिव प्रेसिडेंसी. जिस भी प्रेसिडेंसी के कॉरपोरेशन के वो एल्डरमैन है उस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी में जब तक रहेंगे तब तक ही वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं. उसके बाद अगर बाई चांस मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एल्डरमैन है, उन्होंने अगर बॉम्बे छोड़ दिया एज अ रेसिडेंट, कहीं और शिफ्ट हो गए, तो वो अब एल्डरमैन नहीं रह पाएंगे. जब तक वो उस पर्टिकुलर सिटी के या पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी टाउन के एल्डरमैन मतलब रेसिडेंट रहेंगे तब तक ही वो एल्डरमैन रह सकते हैं. उन्होंने अगर अपनी रेसिडेंसी चेंज किया तो उनको पोस्ट छोड़ना पड़ेगा. A vacancy among his aldermen was to be filled by the mayor and aldermen from the principal residents of the town. और जो उस पर्टिकुलर टाउन के रेसिडेंट है उनमें से ही किसी को चूज़ करते थे एज एन एल्डरमैन अगर कोई वैकेंसी होती थी तो. द गवर्नर एंड काउंसिल हैड अ रिजर्व पावर टू रिमूव एनी एल्डरमैन ऑन रीजनेबल कॉज. द डिसमिस्ड एल्डरमैन कुड गो ऑन अपील टू द प्रिवी काउंसिल. ऑलरेडी हमने गवर्नर एंड काउंसिल के बारे में देखा था कि ही वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड. एक्चुअली उनका काउंसिल मेंबर होता था. तो कोई भी एल्डरमैन अगर गवर्नर एंड काउंसिल को ये लगता था कि कोई भी एल्डरमैन वो फिट नहीं है उस पोजीशन के लिए, तो उनके पास रिजर्व पावर होता था कि उस एल्डरमैन को वो रिमूव कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी रीजनेबल ग्राउंड. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनी रीजनेबल ग्राउंड. लेकिन अगर उस एल्डरमैन को जो डिसमिस्ड हुए हैं उनको ये लगता था कि ये ग्राउंड मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है या ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड ऑन अबाउट द ग्राउंड, तो वो प्रिवी काउंसिल में जो कि लंदन में है, किंग का दरबार जो है, राजा का दरबार, लंदन के किंग के दरबार, उनके पास जाके वो अपील फाइल कर सकते थे. सो दिस वाज द प्रोविजंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन अंडर द चार्टर ऑफ 1726. नाउ सेकंड वाला था हमारा मेयर्स कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेयर्स कोर्ट. सो देयर वाज अ मेयर्स कोर्ट एज अ पार्ट ऑफ द कॉरपोरेशन इन ईच प्रेसिडेंसी टाउन. हमने देखा कि जो कॉरपोरेशन है वहाँ पे एक मेयर और 9 एल्डरमैन होते थे. तो जो ये मेयर है उनका अपना एक कोर्ट भी था जिसका नाम हमने देखा मेयर्स कोर्ट. ये कॉरपोरेशन से अलग था और हर एक प्रेसिडेंसी टाउन में एक एक कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया था. सो द मेयर एंड एल्डरमैन वर टू कॉन्स्टिट्यूट मेयर्स कोर्ट. इट वॉज डिक्लेयर टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वो होता है जिस कोर्ट के जजमेंट्स को एज अ प्रेसिडेंट या एज अ बाइंडिंग जजमेंट यूज़ करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए जिस कोर्ट के जजमेंट बाइंडिंग होते हैं एंड जिस कोर्ट के जजमेंट्स को हम लोग एज अ प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं उसको हम लोग कोर्ट, उस पर्टिकुलर कोर्ट को हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं बिकॉज उसके जजमेंट्स को एज अ रिकॉर्ड रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है. एंड जो कोरम था वो 3 था, एक मेयर एंड उनके साथ 2 एल्डरमैन होंगे. जुरिस्डिक्शन ऑफ मेयर कोर्ट क्या था? The mayor's court had jurisdiction to decide all civil cases, including succession cases. It had jurisdiction to try all persons in the presidency and its subordinate factories. तो मेयर्स कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हमने क्या नोट किया है कि इनके पास ऑल टाइप ऑफ सिविल केसेस के इंक्लूडिंग सक्सेशन केसेस के राइट्स है. तो हमने देखा था कि रीज़न क्या था मेयर्स कोर्ट बनाने का. एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी था कि सक्सेशन के एंड इंटेस्टेड केसेस के हियरिंग के लिए कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं था. तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास अभी मेयर्स कोर्ट आ गया. उनके पास जुरिस्डिक्शन है ऑल टाइप ऑफ सिविल केसेस के लिए. एंड कौन कौन से पर्सन हैं जो भी उस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी में और उस प्रेसिडेंसी टाउन के सबऑर्डिनेट फैक्ट्री में, मतलब वो तो हेडक्वार्टर भी है, बेसिकली वो प्रेसिडेंसी टाउन इसीलिए बना है कि फैक्ट्री का आउटलेट है वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के. तो जो मेन हेडक्वार्टर है, मान लीजिए फॉर बॉम्बे हेडक्वार्टर, जितने भी उसके अंडर सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज है वहाँ के रेसिडेंट्स प्लस मेन प्रेसिडेंसी टाउन के रेसिडेंट्स के ऊपर उनके जुरिस्डिक्शन काम करता था. वहाँ से अगर किसी को अपील के लिए जाना है
मेयर्स कोर्ट के कोई भी जजमेंट का अगर किसी को अपील फाइल करना है, विद इन 14 डेज़ वो अपील फाइल कर सकते थे गवर्नर एंड काउंसिल के पास। उसके पास गवर्नर एंड काउंसिल के पास से भी जो जजमेंट आया है उसका भी अगर अपील करना हो, फॉर दैट ऑल्सो 14 डेज़ के अंदर प्रिवी काउंसिल में जाना पड़ेगा, लेकिन सूट वैल्यू जो है वो 1000 pagoda या उसके अबव का होना चाहिए। दिस इज़ द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एक्चुअली। एंड ऑल डिसाइडेड केसेस अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड राइट। इट डिसाइडेड केसेस अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड राइट। उस टाइम ऑब्वियसली कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था, तो अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड राइट, नेचुरल जस्टिस, इन सब चीज़ों पे ही बिलीव करके ही जजमेंट दिया जाता था। मेन फीचर्स क्या है 1726 के, वो हम लोग चारों डिस्कस कर लेते, उसके बाद करेंगे। ये वाला स्लाइड बीच में ही आया है। थर्ड थिंग जो हुआ था 1726 के चार्टर के अकॉर्डिंग, जस्टिस ऑफ पीस। So administration of criminal justice was vested in governor and 5 members of the council known as justice of peace. They were responsible to maintain peace and to punish the offenders in respect of petty crimes. तो ये यहाँ पे हम लोग एक देख रहे हैं कि पहली बार एक यूनिफॉर्मिटी आई, तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में एक जैसा सिस्टम बनाया गया। दूसरी बात है कि एग्जीक्यूटिव काम के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाया गया, जुडिशियल काम के लिए उसमें भी सेपरेशन कर दिया कि फॉर सिविल केसेस देयर विल बी मेयर कोर्ट एंड फॉर क्राइम्स देयर विल बी जस्टिस ऑफ पीस। तो यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस के लिए गवर्नर जनरल एंड उनके 5 काउंसिल मेंबर्स को बोला गया कि आपका जो कोर्ट है इसका नाम है जस्टिस ऑफ पीस। आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे कि अपने प्रेसिडेंसी टाउन में जो भी ऑफेंडर्स है, जो क्राइम्स कर रहे हैं, उनको पनिश करना, जो भी पेटी क्राइम्स है। और आप सीरियस क्राइम्स को भी अगर डिसाइड करोगे तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगा आपका, आपके जजमेंट्स बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मान के चलेंगे एंड एज अ प्रेसिडेंट बाद में यूज़ करेंगे। एंड इनका जो सीटिंग होती थी ये 3 महीने में एक बार होता था, इस वजह से इसको क्वार्टर सेशंस बोला जाता है। क्वार्टर इसलिए क्योंकि 3 महीने में एक बार का मतलब है कि साल में 4 बार इनकी हियरिंग्स होते थे, ये डिसाइड करते थे। सो क्वार्टर सेशंस होते थे। लेजिस्लेचर क्या था? द लास्ट प्रोविजन ऑफ द चार्टर ऑफ 1726। द चार्टर ऑफ 1726 conferred legislative power on governor and council of the respective presidencies। इनके पास छोटा मोटा लॉ बनाने के लिए कुछ ऐसे लॉज जो इंग्लैंड के लॉज के रिपग्नेंट या कंट्रारी नहीं होगा, कुछ बाई लॉज, कुछ ऑर्डर्स वगैरह ये बना सकते थे। तो लॉ बनाने के लिए राइट सबसे पहली बार अगर कुछ आया था इंडिया में, दैट वाज इन 1726। एंड मेन फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्टर, फर्स्ट यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था प्रेसिडेंसी टाउन्स में, जो अभी मैंने बोला आपको। इंग्लिश लॉ को इंट्रोड्यूस करा गया था इंडियन कोर्ट्स में फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी सिस्टमैटिकली। एंड थर्ड, द चार्टर कन्फर्ड ऑन द पार्टीज द राइट टू गो ऑन अपील टू द प्रिवी काउंसिल। पहली बार हमने देखा कि अपील के लिए एक प्रोविजंस हमने देखा कि प्रिवी काउंसिल तक पीपल जा सकते हैं, लोग जा सकते हैं अपील फाइल करने के लिए लंदन में। सो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज जो आया था इंडियन जुडिशियल सिस्टम एंड इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम में इन दिस पर्टिकुलर चार्टर। और इसके बाद के मेयर्स कोड हमने ऑलरेडी हमने देखा कि सेटलमेंट ऑफ मद्रास जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि मेयर्स कोड एक उस टाइम भी इस्टेब्लिश हुआ था, और अभी हम लोग देख रहे हैं 1726 के चार्टर में भी मेयर्स कोड इस्टेब्लिश हुआ था। तो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पर्टिकुलर मेयर्स कोड, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो रहा है। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। ओके, बाय।